नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बंसल न्यूज की इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ जया भय शर्मा। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है और अभी मानसून की महज शुरुआत हुई है, लेकिन सड़कें डूब चुकी हैं, शहर पानी पानी हो गए हैं, मैदान तालाब बन चुके हैं, सड़कें समंदर की तरह इस वक्त नजर आ रही हैं। घरों में पानी घुसा तो सरकारी दफ्तर भी लबालब हो गए हैं। कई शहरों से तो सड़कों पर नाव चलने की भी तस्वीरें सामने आई हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान करने वाली हैं और परेशान करने वाली भी हैं, लेकिन इसके साथ ही हमें सोचने पर भी मजबूर करती हैं कि आखिर इतनी कम बारिश या फिर यूं कहें कि कुछ ही घंटों की बारिश में शहर का हाल ऐसा क्यों है, क्यों आखिर शहर डूब रहे हैं। हमारे इस खास पेशकश में डूबते शहर में हम विशेषज्ञों से ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब लेने की आज कोशिश करेंगे। तो ये 6 तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं और ये बताना काफी होगा इन तस्वीरों के जरिए कि इस वक्त मध्य प्रदेश के हाल क्या है, शहर की व्यवस्थाएं आखिर क्यों बिगड़ी है। भोपाल, छिंदवाड़ा, विदिशा, अलीराजपुर, इटारसी और बड़वानी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां तमाम व्यवस्थाओं की पोल खोलती हुई ये तस्वीर। मानसून के पहले जो दावे और वादे किए जा रहे थे कि तैयारियां पूर्ण हैं, लेकिन जब मानसून आया और महज कुछ घंटों की बारिश में ही हालात उसके विपरीत दिखाई दिए, तस्वीरें उन दावों के विपरीत दिखाई दी। आप देख सकते हैं सड़कें पूरी तरह से तालाब की शक्ल ले चुकी हैं। अलीराजपुर की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर रिहायशी इलाके जलमग्न हो चुके हैं, लोगों के घरों में, दुकानों में पानी भर चुका है। आखिर ऐसी स्थितियां निर्मित क्यों हुई, क्यों सड़कें समंदर बनती जा रही है, घरों में पानी भरता जा रहा है। ये कई सवाल ऐसे हैं जो आज हम पूछेंगे और इनका जवाब भी हम लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि हर साल केवल मध्य प्रदेश नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आती है। आखिर ऐसे क्या कारण है जिसके चलते इस तरह के हालात हर बार मानसून में निर्मित हो जाते हैं। तो देखिए, इस विषय पर तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन बंसल न्यूज के भी कुछ सवाल हैं जिन्हें हम जानने की आज कोशिश करेंगे, उनके जवाब लेने की कोशिश करेंगे। बंसल न्यूज पूछता है कि कुछ घंटे की बारिश में आखिर क्यों इस तरह की स्थितियां बन जाती है। क्या हमारा ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम फेल हो चुका है? क्या मास्टर प्लान पर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा? सवाल ये भी है कि क्या जल निकासी की बेहतर व्यवस्था राजधानी में या मध्य प्रदेश में नहीं है? क्या नालों पर जो अवैध निर्माण है वो इन हालातों की प्रमुख वजह है? क्या बारिश के पहले नालों की सफाई नहीं की जाती है? और क्या बेतरतीब बसाहट भी इसका एक प्रमुख कारण है? इसके अलावा सवाल ये भी है कि क्या जलभराव की समस्या का समाधान नहीं होता और क्यों नहीं होता है? क्या मानसून से पहले सही प्लानिंग नहीं की जाती है? कंक्रीट का बेजा इस्तेमाल भी क्या इसका कारण है? प्रशासन के साथ आखिर क्या जनता भी उतनी ही जिम्मेदार है जितना दोष प्रशासन का है? क्या चुनाव के चलते ये जो तमाम तैयारियां थी इन पर ध्यान नहीं दिया गया? ये तो ये जो तमाम सवाल हैं, इन सवालों के जवाब हम आज लेने की कोशिश करेंगे कि क्यों आखिर इस तरह की स्थितियां निर्मित हो जाती हैं। चलिए, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुयश कुलश्रेष्ठ जी टाउन प्लानर हैं जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। सुयश जी, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। सर, सबसे पहला सवाल और डायरेक्ट यही सवाल कि जो इस वक्त मंजर हम राजधानी में देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, शहर के शहर डूब रहे हैं, क्यों आखिर सर? देखिए जया जी, जो वर्तमान हम लोग इस प्रकार का माहौल देख रहे हैं कि शहर डूब रहे हैं, शहर में बाढ़ के जैसे हालात हो रहे हैं, उसके पीछे जो कारण है वो मुख्य रूप से असंतुलित बसाहट है, असंतुलित नियोजन है और प्रशासनिक लापरवाही है। मैं इसको सिलसिलेवार बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पूर्व में जो बारिश के पानी के लिए नाले नदियाँ रहती हैं, उन नाले नदियों के जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में साइज रहते हैं, उतनी चौड़ाई के नाले अब बचे नहीं हैं जी। कई जगह नालों पे कब्जे हो गए हैं और कई जगह नाले भर दिए गए हैं। अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड देखा जाए तो आज से 50 साल पुराने जो नाले थे उसमें से कई नाले आज शहर में उपलब्ध ही नहीं है। ये भूमाफिया द्वारा उनमें प्लॉट काट के बेच दिए गए हैं। इस भूमाफिया में हम अगर शासन के कुछ विभागों को भी शामिल कर लें तो गलती नहीं होगी, जैसे कि नगर निगम और पीडब्ल्यूडी और हाउसिंग बोर्ड और बीडीए,
इन विभागों ने भी नालों के ऊपर अतिक्रमण करके दुकानें और मकान बनाए हैं। ठीक है सुयश जी, आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक और खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। केवीएस चौधरी जी, निगम कमिश्नर हैं, जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। केवीएस जी, स्वागत है सर आपका बंसल न्यूज पर। सवाल सबसे पहले ये है कि जो इस वक्त शहरों के हालात हैं, राजधानी भोपाल में जो स्थितियां बारिश की वजह से निर्मित हुई हैं, कौन जिम्मेदार है सर इसका? नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो नगर निगम की तरफ से जो तैयारी करना चाहिए वर्षा के पूर्व और वर्षा के समय पर जो काम किया है, जो बेस्ट हो सकता है हमने काम किया है। अप्रैल मई जून में ही जो नालों की साफ़ सफाई करना है और जो मलबा निकालना है, हमने अच्छे से कर लिया था। जहाँ जहाँ पे ऐसा पॉइंट था, सेकंड टाइम भी थर्ड टाइम भी किया है। कल आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 2 दिन में ही 200 mm का वर्षा हुई है। इस कारण टेम्परेरी रूप से मतलब पानी भरा है, लेकिन ऐसे कोई परमानेंट जल भराव या बहुत लंबी समय के लिए नहीं हुआ है। और जहाँ जहाँ पे शिकायत प्राप्त हुए थे, हम लोगों ने मतलब तत्काल उसको अटेंड किया और हमने काम किया। जी सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट भी हम भोपाल में लेकर आए, लेकिन उसमें भी हमने विपरीत तस्वीरें देखी हैं, हाल बेहाल नजर आए। लेकिन क्यों, आखिर कैसा कॉन्सेप्ट आखिर स्मार्ट सिटी का होना चाहिए? नहीं, स्मार्ट सिटी में अपन लिमिटेड एरिया में टीटी नगर एरिया के आसपास में काम कर रहे हैं। उधर व्यवस्थित रूप से डेवलप करने के लिए रोड नेटवर्क, ड्रेनेज, सीवेज का काम कर रहे हैं जी। सो उस पार्ट में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, ड्रेनेज सिस्टम की बात हमेशा उठती है और सवाल भी इस पर खड़े होते हैं। भोपाल शहर की अगर हम बात करें तो भोपाल क्योंकि पहाड़ पर बसा इलाका है, हालांकि ये भी कहा जाता है कि कुछ हिस्से नीचे भी हैं, कुछ पहाड़ पर उबड़ खाबड़ एरिया से माना जाता है। लेकिन ऐसे में ड्रेनेज सिस्टम और उसके साथ ही वाटर सिस्टम किस तरह का भोपाल में होना चाहिए, जिस पर ध्यान देने की हमें ज़रूरत है? इस प्रकार का प्लानिंग अमृत में कई मैंने नाले लिया गया था, स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनाया गया है। अभी SDRF स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में भी कई नाला टेकअप किया गया है जी। कुछ निर्माण हो चुका है, कुछ का निर्माण अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, प्रोसेस है। तो इस प्रकार टाइम टू टाइम अलग अलग योजनाओं में, स्कीम्स में जो ड्रेनेज के लिए काम करना चाहिए वो काम कर रहे हैं। जी सर, भोपाल शहर की अगर बात करें तो पुराने भोपाल की तो अमूमन हम मानसून में हालत देखते हैं कि सड़कों पर पानी भर ही जाता है, खासी परेशानी होती है। लेकिन नए भोपाल में भी इसी तरह के हालात निर्मित होते हैं। क्यों आखिर ऐसा होता है सर, और किस तरह का जो है इम्प्लीमेंट यहाँ पर होना चाहिए, किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि नए भोपाल में तो एटलीस्ट ऐसा ना हो? ऐसे कोई परमानेंट मतलब जल भराव तो कल ना पुराना भोपाल में ना नया भोपाल में ऐसा नहीं देखा गया था। मतलब कंप्लीटली बहुत लंबी समय के लिए पुराना भोपाल में सैफिया कॉलेज के आसपास टेम्पररी जल भराव होता है, वो कुछ समय के बाद वो निकल। उधर भी हम लोगों ने SDRF में मतलब काम स्वीकृत हुआ है, वो काम अभी प्रोसेस में है, वो काम होगा। नया भोपाल में जहाँ पे कॉलोनी में ऐसा प्रॉब्लम है, उधर ड्रेनेज ठीक करने के लिए हम लोग मतलब उस कॉलोनाइजर है या बिल्डर है, उनसे काम कराने के लिए भी हम लोग मतलब नोटिस वगैरह जारी किया है, उनसे काम करवा रहे हैं। सर, इसमें क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जाती है, कहा जाता है कि इस बार मानसून के पूर्व जो तैयारियां हैं वो हो चुकी है, नालों की सफाई भी की जा चुकी है, लेकिन फिर भी कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। समझना चाहेंगे आपसे कि प्रशासन के साथ साथ आम जनता की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है? क्या आम जनता की ओर से भी लापरवाही की जाती है जिसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ता है? नहीं, काम मिलकर ही करना है, ऐसे कोई स्पेशली प्रशासन का सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी या आम जनता सेपरेट नहीं है। अब कॉलोनियों में यानी तो मान लीजिए कहाँ पे चैम्बर है, यानी तो जहाँ पे कचरा वगैरह ना डाले, पन्नी वगैरह ना फंसेंगे, तो मतलब जल भराव कम होता है। हम लोग भी मिलकर यही काम करते हैं कि कचरा कलेक्शन प्रॉपर हो और गाड़ियों में हो और नालियों में या चैम्बर में ना भरे, और ऐसा स्थिति ना बने कि जहाँ पे चैम्बर कारण या नालियों कारण बने मतलब कोई रुकावट होके पानी भराव ना हो। ठीक है सर, केवीएस चौधरी जी, निगम कमिश्नर हमारे साथ जुड़े हुए। सर, बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन ज़रूरी है कि आम जनता भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाए, निगम कमिश्नर ने ये कहा है। बहुत शुक्रिया सर बंसल न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। और एक बार फिर से सुरेश जी का मैं रुख करना चाहूँगी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपने सुना जिस तरह से निगम कमिश्नर ने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन अब आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर कैसे, क्योंकि हालात निर्मित होने के पीछे तो सभी जिम्मेदार होते हैं, लेकिन व्यवस्थाओं को अब कैसे सुधारा जाए? हर बार सवाल खड़े होते हैं, कैसे सुधारा जाए? बिल्कुल, अभी जो बात आपने कही है उसके मद्देनजर बताना चाहता हूं कि इसमें सामूहिक रूप से सभी की जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से नियोजन में कहीं कमी है
कि जब हम हमारे जो नाले ऑलरेडी पहले थे नाले, उनको हमने सही ढंग से डेवलप नहीं किया। भोपाल विकास योजना में इस बात का प्रावधान है कि नालों के पास में 10 फीट की खुली जगह छोड़ी जाए, कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जाए। जबकि आप सिटी जो का क्षेत्र अगर देखेंगे तो नाले के किनारे मकान बने हुए हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, अवैध कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, और लोगों ने अपने मकान के छज्जे तक नाले पे कर रखे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं जनता की भी गलती है कि उनको इन नालों के किनारों पे मकान नहीं बनाने चाहिए थे, क्योंकि जो नालों के पानी बहने की जो कैपेसिटी थी वो कम हो गई। तो इसके अलावा हम लोग जो डेवलपमेंट करते हैं, विकास कार्य होता है, उसमें जो नालियाँ बनाई जाती हैं, नालियाँ लोग बाग उस पर अतिक्रमण कर लेते हैं। अभी आपके फुटेज में हम देख रहा हूँ कि एक जगह पर दुकान के नीचे नाले के ऊपर पटिया लगा दिया गया है, तो उसकी वजह से जो नाली बंद कर दी गई। तो निश्चित रूप से वहाँ के रहवासी की ये त्रुटि है कि उन्होंने नाली को क्यों बंद किया। उसको बंद करने से जो वहाँ पानी बह के जाता वो निश्चित रूप से रोड पे आएगा और रोड में पानी बहेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे नागरिक की भी जिम्मेदारी है कि इस प्रकार की घटनाएं से हम किस प्रकार से बच सकते हैं और उन घटनाओं को किस प्रकार से अवॉइड किया जा सकता है। जी सर, स्मार्ट सिटी को लेकर क्योंकि निगम कमिश्नर से भी हमने सवाल पूछा था, आपसे भी सर वही सवाल है। एक कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया था ताकि शहर की व्यवस्थाओं को सुधारा जा सके, स्थितियों को और ज़्यादा बेहतर किया जा सके, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इतना अच्छा हमें दिखाई नहीं दिया। ज़मीनी स्तर पर, धरातल पर वो तस्वीर शायद नहीं आई जिसका जो हमने सोचा था, जो हमारी कल्पना में था, वो तस्वीर तो हमें दिखाई सही बात कही आपने। एक्चुअली स्मार्ट सिटी के बारे में अलग अलग कैटेगरी की गई थी। उसमें ये कैटेगरी थी या तो किसी पुराना एग्जिस्टिंग शहर को आप रीडेवलपमेंट करें या आप कोई शहर को पूरा नया बसाएं। जी। तो जो उस समय के अधिकारियों ने निर्णय लिया उसके हिसाब से पूरे शहर को नया बसाया गया है, और नया बसाने के हिसाब से वहाँ पर डेवलपमेंट किए हैं। तो उस स्मार्ट सिटी का जो फ़ायदा भोपाल सिटी को होना चाहिए था वो अभी स्पष्ट कुछ नहीं हुआ है। जो भोपाल अपनी स्थिति में वो वहीं पर है। जी बिल्कुल। सर, आप बने रहिए हमारे साथ। संवाददाता आकर्ष शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आकर्ष, क्योंकि आप फील्ड पर रहते हैं, तस्वीरें आपने देखी हैं, हम तक पहुंचाने की, हम दर्शकों तक पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं। राजधानी भोपाल की जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, लगातार सड़कों पर पानी, लोगों के घरों में पानी, पेट्रोल पंप पर पानी, रेलवे स्टेशन पर पानी, ये हालात अभी के तो नहीं है, पहले से लापरवाहियां हो रही है और उसका खामियाजा अब हम हर साल भुगतने लगे हैं। जी, आपने सही कहा कि 2 बार तेज बारिश राजधानी भोपाल में हुई है और दोनों बार जलमग्न जैसी स्थिति हो गई है। सड़क तालाब में तब्दील हो गई हैं। निचले इलाकों की जितनी बस्तियां हैं, चाहे वो नए भोपाल की बात करें, पुराने भोपाल की, एक ही तस्वीर चारों तरफ से नजर आई है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से नगर निगम ने दावे किए थे कि बारिश से पहले उन्होंने जो ड्रेनेज सिस्टम है, नाले हैं और नालियाँ हैं, उनकी साफ़ सफाई कर ली गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नगर निगम साफ़ सफाई ज़रूर करता है, लेकिन अभी भी नाले ऐसे हैं जिन पर अवैध कब्जे करके रखे गए हैं। और जिस तरीके से अवैध कॉलोनियाँ ही बनाई गई हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि जब बारिश होती है तो वहाँ पर जल भराव जैसी स्थिति बनती है। लेकिन एक बड़ा बजट होने के बाद नगर निगम हर साल जरूर दावे करता है कि जो कार्य हैं उसके द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत पर वो उस तरीके के नज़र नहीं आते हैं। और यही कारण है कि चाहे हम पुराने भोपाल की बात करें, नए भोपाल की बात करें, पुराने भोपाल की जो मेन स्टेशन है वहाँ पर चारों तरफ पानी ही पानी भर जाता है, वहाँ के पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाते हैं। नए भोपाल की बात करें तो आसिमा माल, होशंगाबाद रोड की बात करें, जहाँ पर नई कॉलोनियाँ बसाई जा रही हैं, वहाँ पर जो निचली कॉलोनियाँ हैं, निचली बस्तियाँ हैं, वहाँ पर पानी भर जाता है। क्योंकि नालों पर अवैध कब्जे करके रखे गए हैं, साथ में नालों की उस तरीके की सफाई नहीं की गई है कि यदि तेज बारिश होती है, यदि एक या 2 घंटे में ही 1-2 मिलीमीटर बारिश या उससे ज़्यादा बारिश दर्ज की जाती है तो भोपाल शहर में निकासी की व्यवस्था है या नहीं है। यही कारण है कि हम देखते हैं कि राजधानी भोपाल में 1 या 2 घंटे तेज बारिश का दौर चलता है तो चारों तरफ पानी ही पानी नजर आता है। लेकिन नगर निगम और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको कहीं ना कहीं अब ध्यान देने की जरूरत है कि आखिरकार इसको किस तरीके से दुरुस्त किया जाए। बिल्कुल, लेकिन आकर्ष, समझना चाहेंगे आपसे, जिस तरह से नालों पर अवैध कब्जे की बात हो, इस पर भी तो प्रशासन को ध्यान देना होगा। प्रशासन इससे बिल्कुल भी अनभिज्ञ नहीं है कि नालों पर अवैध कब्जा है या सड़कों पर हर साल मानसून में इस तरह की स्थिति निर्मित होती है। खासतौर पर पुराने भोपाल की अगर बात करें, हालात तो यहाँ पर और भी ज्यादा भयावह हो जाते हैं। कमी कहाँ रखी जाती है? क्यों आखिर तैयारियों में कमी होती है जिसके बाद ये हालात निर्मित हो जाते हैं?
जय, कहीं ना कहीं निगम लगातार कोशिश करता है, लेकिन जो राजनीतिक दखल है वो शायद एक महत्वपूर्ण कारण रहता है। और यही कारण है कि पूरे तरह से जो अवैध जो नाले हैं, माफ़ी चाहूँगा, नालों पर जो अवैध कब्जे किए गए हैं उनको नहीं हटाया जाता है। दूसरी तरफ जो अवैध कॉलोनियाँ काटी गई हैं उनके अधिकांश जो केस हैं वो कोर्ट में चल रहे हैं, उनका फैसला अभी लंबित है। तो ऐसे में नगर निगम ना उनको तोड़ सकता है, ना उन पर कोई फैसला कर सकता है। यही कारण है कि वो अवैध कॉलोनियाँ बनी हुई है, वहाँ से निकासी की व्यवस्था है नहीं है। तो उस अवैध कॉलोनी के चलते नीचे जितनी भी बस्तियां हैं उन बस्तियों में इसी तरीके से हर साल पानी भरता रहता है। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। और दूसरा, सिटी प्लानिंग राजधानी भोपाल में बिल्कुल भी नहीं है। चाहे हम पुराने भोपाल की बात करें, नए भोपाल की बात करें, चाहे पानी पहुंचाने की बात हो घर घर तक, या फिर नालों को एक तरीके से प्लानिंग के साथ निकासी की व्यवस्था हो, ये प्लानिंग नहीं है हमारे शहर में। और यही कारण है, प्लानिंग नहीं होने के कारण हर साल इसी तरीके की स्थिति बनती है। सबसे पहले तो नगर निगम को एक प्लानिंग बनाने की जरूरत है नालों की, कि किस तरीके से किस नाले को कौन से नाले से जोड़ना है जिससे वो बाहर, शहर के बाहर उसका पानी पहुंच सके। ये एक महत्वपूर्ण कारण है, प्लानिंग नहीं है। और यही कारण हर साल की तरह इस साल भी हमें इसी तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है। नहीं आकाश, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अवैध रूप से अगर कॉलोनियां बसाई जा रही हैं, पॉलिथीन्स का इस तरह से व्यापक उपयोग किया जा रहा है, कचरा हर कहीं फेंकना, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या आप सिर्फ प्रशासन को दोषी मानेंगे? नहीं, पूरे तरीके से जया प्रशासन को दोषी नहीं मान सकते हैं। वो आम लोग भी दोषी हैं जो इस तरीके से गलतियां कर रहे हैं, अवैध कब्जे कर रहे हैं, अवैध कॉलोनियां बसा रहे हैं, या फिर और भी अमला या जनप्रतिनिधि भी कह सकते हैं कि अवैध कॉलोनियां इस तरीके से बनाई जा रही हैं। तो वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो पहले ही सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? प्रशासन के पास आखिरी में पूरी चीज़ें पहुँचती हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं उनके पास बचने के कई तरीके भी रहते हैं। अवैध कॉलोनी जो बसाते हैं, बिल्डर बसाते हैं, उनके पास कई ऑप्शन रहते हैं, कोर्ट पहुँच जाते हैं, लंबित 5 से 10 साल 20 साल तक वो मामला चलता रहता है। तो इसमें कहीं ना कहीं आम लोगों को जागरूक होने की भी जरूरत है कि यदि वो सरकारी जगह पर कब्जा कर रहे हैं तो आने वाले समय में वो कब्जा उन्हीं के लिए मुसीबत बनेगा। प्रशासन अपना काम अपनी तरफ से जरूर कर रहा है, लेकिन आम लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। उन लोगों को भी समझने की जरूरत है जो अब थोड़े पैसों के लिए इस तरीके के कार्य करते हैं। जया, बिल्कुल आकर्ष, आप बने रहिएगा, आपसे भी लगातार हम बात करेंगे, लेकिन एक बार फिर से हम सुयश जी का रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ लगातार स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, टाउन प्लानर हैं आप, लेकिन आपसे नीतियों के बारे में समझना चाहूंगी मैं, क्योंकि इस चर्चा के स्टार्टिंग में ही आपने कहा कि बेतरतीब सड़कें, इसके साथ ही फ्लाईओवर्स के जो डिज़ाइन इस वक्त बनाए जा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है कि शहर जो है, सड़कें जो है पूरी तरह से डूब जाती हैं। किस तरह की नीति अपनाई जानी चाहिए सर इससे निपटने के लिए? देखिए, इसमें ऐसा है, जो विकास योजना का एक क्रियान्वयन होना चाहिए। सबसे पहले तो विकास योजना जो तैयार की जाती है वो लगभग 20 साल आगे तक की तैयार की जाती है। भोपाल के मद्देनजर क्या हुआ है कि भोपाल में एकदम से जनसंख्या बढ़ी है और भोपाल का जो स्वरूप है वो भी बदला है। विगत 20 वर्षों में भोपाल में अलग अलग प्रकार के उद्योग, अलग अलग प्रकार के कॉलेज यहाँ शुरू हो गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर रोजगार के बहुत अधिक संभावना होने के कारण यहाँ की जनसंख्या बढ़ी है। पर उसके अनुसार यहाँ का विकास योजना का न प्लानिंग कर पाए, न उसका क्रियान्वयन कर पाए। देखिए, भोपाल विकास योजना 2005 तक के लिए बनी थी, उसके बाद अभी तक नई विकास योजना का प्रकाशन नहीं हो पाया, जो कि आगामी वर्षों के लिए होना था। और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन करने, क्रियान्वयन के लिए जो संस्था रहती है वो नगर निगम या पीडब्ल्यूडी रहती है। इन सब विभागों में आपस में समन्वय नहीं है। इन विभागों में क्रियान्वयन के लिए कोई समन्वय नहीं होता। सब विभाग अपनी गलती दूसरे पे टालते रहते हैं। अभी भोपाल में लगभग 16 एजेंसी ऐसे ही हैं जो विकास कार्य करती हैं, जिसमें पीडब्ल्यूडी, बीडीए, हाउसिंग बोर्ड, नगर निगम, एमपीबी और आवास संघ और केंद्रीय निर्माण विभाग, इस तरह से करीब 16 एजेंसियां हैं जो कि विकास कार्य करती हैं। मगर उन 16 एजेंसियों में आपस में तालमेल नहीं है। आप ये देखिए, कोई विभाग कोई गड्ढा करता है, दूसरा विभाग उसको लेवल कर जाता है, तीसरा विभाग फिर उस पर गड्ढा करता है। तो इस वजह से भी यहाँ पर परेशानी हो रही है। और जो अभी वर्तमान समय में हम लोग देख रहे हैं कि भोपाल में जो अवैध रूप से अवैध कॉलोनियाँ, अवैध गुमटियाँ, अवैध झुग्गियाँ जो हो रही हैं, ये नालों पर और शासकीय ज़मीनों पर होती हैं, जिनकी वजह से एनक्रोचमेंट होता है। और एनक्रोचमेंट होने से वो जो जल का सही ढंग से बहाव होना चाहिए वो नहीं होता है। यहाँ मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में भी चर्चा करते हैं। अगर इन नालों का पानी ढंग से प्लानिंग करके वाटर हार्वेस्ट करके रोका जावे, एक किसी तालाब के रूप में हम लोग इकट्ठा कर लें, क्योंकि अभी भोपाल में कई नाले ऐसे हैं, जैसे वल्लभ भवन से एक नाला शुरू होता है, वो MP नगर होता हुआ, रचना नगर होता हुआ, कस्तूरबा नगर, शक्ति नगर से आगे अवधपुरी के आगे जाके और आगे जाके नदी में मिलता है।
जबकि उसको ऐसा कुछ नियोजित किया जा सकता है कि 3-4 किलोमीटर बाद ही किसी पार्क में या खुली जगह में उसको पानी को इकट्ठा किया जा सकता है और वो इकट्ठे पानी को बाद में हम लोग किसी अन्य उपयोग में कर सकते हैं। तो इस प्रकार की प्लानिंग की जा सकती है, किंतु राजनीतिक दृढ़ शक्ति की कमी तथा प्रशासनिक उदासीनता और नागरिक जागरूकता के कमी के कारण ये सब कार्य हो नहीं पाता है। बिल्कुल सर, एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आपने ध्यान आकर्षित किया है और वो है विभागों की कमी, जो कि सामंजस्य बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हर साल हम हर घटना पर देखते हैं कि एक विभाग दूसरे के ऊपर ढोल देता है, दूसरा विभाग अपनी जिम्मेदारी लेने से पल्ला झाड़ लेता है। आकर्ष का मैं रुख करना चाहूँगी। आकर्ष, ये महत्वपूर्ण बात है कि विभागों को भी अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि विभाग अपनी जिम्मेदारियों से कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ लेते हैं, एक दूसरे के ऊपर ढोला जाता है। कहा है कि कहते हैं कि हमने तो अपना काम कर लिया, अब आगे दूसरा विभाग देखे। दूसरा विभाग कहता है कि हमने तो अपना काम कर लिया, ये हमारे विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। सामंजस्य बहुत जरूरी है। जी, आपने सही कहा कि सामंजस्य जरूर है। 16 एजेंसियां काम करती हैं भोपाल में विकास के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि लगातार जिस तरीके से चाहे सड़कों की बात करें या नालों की बात करें या अन्य चीज़ों के विकास कार्यों की बात करें, तो एक विभाग दूसरे विभाग पर ही ढोलता नजर आता है। एक सड़क बनाई जाती है, उसके बाद दूसरे जो इलेक्ट्रिक वायर बिछाना हो या पाइप बिछाना हो, उसको लेकर नगर निगम या अन्य एजेंसियाँ उसको खोद देती हैं। तो कहीं ना कहीं एक समन्वय नहीं है और यही कारण है कि इस तरीके से विकास कार्य जरूर हो रहा है, लेकिन वो ज़मीन पर उस तरीके से नज़र नहीं आ रहा है। और यही कारण है कि आधा अधूरा विकास शहर में हो रहा है और इस तरीके के ही नज़ारे हमें पूरे शहर में नज़र आ रहे हैं। यदि एक पूरी प्लानिंग के साथ, एक समन्वय के साथ कार्य किया जाए तो हम जरूर कह सकते हैं कि राजधानी भोपाल में या पूरे प्रदेश में जिस तरीके की तस्वीरें बरसात में निकल के आती हैं, उस तरीके की तस्वीरों को बदला जा सकता है। लेकिन इसके लिए जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं दखल देने की ज़रूरत है। हमने पूर्व में भी देखा है कि जब सीएम शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने भी एक बार नाराजगी जताई थी कि सड़कों की खराब हालत को लेकर उन्होंने एक एजेंसी को ही समाप्त करते हुए कहा था कि इस एजेंसी की ज़रूरत नहीं है। तो नाराजगी मुख्यमंत्री के द्वारा दिखाई गई है, लेकिन ज़मीन पर जो अमला है वो कहीं ना कहीं उन नाराजगी और उनकी नसीहत के बाद थोड़े दिनों के लिए ज़रूर समन्वय के साथ कार्य करता है, लेकिन शायद फिर वो भूल जाते हैं कि मुख्यमंत्री और सरकार की मंशा क्या है आखिरकार। और यही कारण है कि भूलने के बाद फिर से वही नज़ारा हमें देखने को मिलता है जो इस साल नज़र आया है। जया। बिल्कुल आकर्ष, आप बने रहेगा। एक बार फिर से श्रेय जी का मैं रुख करना चाहूंगी। सर, सवाल अब ये है कि अतिक्रमण कितना जिम्मेदार है इसे लेकर, लेकिन सवाल साथ ही ये भी है कि ये जो चुनौती अब हमारे सामने खड़ी हुई है, जिसका सामना हमें हर साल मानसून में करना होता है, सरकार के सामने, प्रशासन के सामने इस चुनौती से निपटना कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, 2005 या 6 में जब बाढ़ आई थी, उस समय यहाँ मनीष सिंह जी सिटी कमिश्नर थे, नगर निगम कमिश्नर। उन्होंने इस विषय में बहुत अच्छा काम किया था। उन्हें पूरे नालों का कैनलाइजेशन कराया था, कंक्रीटिंग कराई थी, और जितने भी इंक्रोचमेंट थे नालों में, अगर नाले की चौड़ाई 40 फीट है तो 40 फीट रख के जितना इंक्रोचमेंट है वो सब हटाए गए थे। तो उसका, जैसे आप अशोका गार्डन का नाला देखेंगे, वो प्लानिंग से बना हुआ है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नगर निगम का अमला, अभी कमिश्नर साहब कह जरूर रहे थे कि बाकायदा सफाइयों पर मैं आपको बताना चाहूँगा, 4-5 वर्ष पहले बाकायदा नाला गैंग एक बनाई गई थी। नाला गैंग मई से ये इस कार्य को आरंभ करती थी और एक एक नाले को पूरी सफाई करती थी। हमने खुद देखा है उसमें नालों को सफाई करते हुए, मगर विगत 1 महीने में कोई नाले की सफाई होती हम लोगों ने देखी नहीं है। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इस वर्ष, इस माह तो चुनाव में सभी कर्मचारी लगे रहे, तो उन लोगों ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया गया। जबकि हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े तूफान आते हैं वहाँ समुद्र के किनारे, मगर उसके बारे में पूर्व सूचना दी जाती है मौसम विभाग द्वारा, तो विभागों द्वारा उसके प्रति सुरक्षा कर ली जाती है। जबकि यहाँ पे मौसम विभाग सूचना दे रहा है कि भाई बारिश आने वाली है, लगातार येलो अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है, उसके बाद भी विभाग ने इस बारे में ध्यान नहीं दिया। ये बड़ा आश्चर्यजनक है। और इसके बाद मैं इसमें कुछ नए कॉलोनाइजर्स को भी जोड़ना चाहूँगा। जो कॉलोनाइजर अपनी कॉलोनियाँ बनाते हैं, उसमें कंपाउंड वाल से पूरे कैंपस बना लेते हैं, तो उसमें नाले को भी कवर कर लेते हैं। तो नाले को प्रॉपर ड्रेनेज के लिए छोड़ना चाहिए और अधिक से अधिक कंक्रीट रोड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कंक्रीट रोड की बजाय पेविंग ब्लॉक्स का इस्तेमाल अगर करेंगे तो जो पेविंग ब्लॉक में पानी नीचे चला जाता है ज़मीन में, तो पानी आपका ज़मीन में भी जाएगा और पानी रोडों पे बहेगा भी नहीं। तो ये इस बात की कुछ टेक्निकल एडवाइस हम लोग देना चाहते हैं। सर, मास्टर प्लान जो कि बनाया जाता है, वो बनाया जाता है ताकि शहरों की व्यवस्थाओं को सुधारा जा सके, शहरों में जो परेशानियां हैं उसे दूर किया जा सके, जो नई समस्याएं हैं उससे निपटा जा सके। क्यों आखिर उस दिशा में कदम नहीं उठाए जा रहे हैं?
देखिए क्या है, मास्टर प्लान जो 2005 तक के लिए मास्टर प्लान था, उसके बाद मास्टर प्लान नहीं बना है। उसके बाद जो अनुमतियां दी गई हैं वो उसी मास्टर प्लान के हिसाब से दी गई। जी। इसका मतलब सन 1995 में जो मास्टर प्लान में बातें निश्चित की गई थी उसी के अनुसार अभी अनुमतियां दी जा रही हैं। जी। तो ये मास्टर प्लान 2006 में शासन द्वारा बना लेना चाहिए था, मगर ये बनते बनते आज 2022 हो गया, लगभग 17 साल होने के बाद भी मास्टर प्लान नहीं बन पाया। तो आप सोच सकते हैं उसमें जो बातें हम लोगों ने बताई हैं वो आज 17 साल बाद में कितना परिवर्तन हुआ होगा। लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हुआ है, लोगों के स्टाइल चेंज हुई है। भोपाल में अधिक एजेंसियां इस प्रकार की आ गई हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आ गए हैं। तो यहाँ के पर जिस घर में एक साइकिल होती थी, हम 5 भाइयों में एक साइकिल होती थी, आज 5 भाइयों के पास 10-10 कारें हैं। तो पार्किंग की व्यवस्था क्या करना है, ये सब बात में मास्टर प्लान में समावेश किया है कि नहीं किया है। जी। इसी वजह से सबसे ज़्यादा आपत्तियां लगी। जब आपत्तियां लगी तो फिर मास्टर प्लान रोक दिया गया। तो अभी मास्टर प्लान रुका हुआ है। तो उसके पीछे कुछ कारण ये है कि जो मास्टर प्लान जब बनाया जाता है तो उसमें प्रॉपर शहर के नागरिकों से एडवाइस लेना और शहर को पूरा सही ढंग से सर्वे करना और शहर की क्या आवश्यकता है, वो शहर आगे 20-25 साल में किस रूप में बदलेगा, इस बात के दूरदर्शी के हिसाब से मास्टर प्लान बनना चाहिए। तो सही मास्टर प्लान बनता है। बिल्कुल, एक बार फिर से मैं आकर्ष का रुख करना चाहूंगी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं आकर्ष। मास्टर प्लान को लेकर हमने तमाम जनप्रतिनिधियों के मुंह से भी बातें सुनी हैं, तमाम जिम्मेदार भी इस संबंध में बात करते हैं, लेकिन ये मास्टर प्लान अमली जामा क्यों नहीं पहन पा रहा है, क्यों नहीं हमें जमीन पर उतरते दिख पा रहा है? जय, मास्टर प्लान इसलिए भी नहीं हो पा रहा है कि हम लगातार देखते हैं कि निगम में जो अधिकारी हैं वो एक लंबे समय तक नहीं रह पाते हैं। यही कारण है कि मास्टर प्लान तैयार जरूर किया जाता है लेकिन उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ पाता। नए अधिकारी आते हैं, नए जनप्रतिनिधि आते हैं तो वो अपना विजन लेकर आगे चलने की बात करते हैं और यही कारण है कि मास्टर प्लान नहीं बन पाता है। जिस तरीके से अभी सर ने भी बताया कि मास्टर प्लान बनाने की कोशिश 20 साल पहले से की जा रही है, लेकिन अनुमान नहीं लगाया गया था कि भोपाल शहर की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ेगी, इतनी तेजी से कॉलोनियाँ डेवलप होंगी। यही कारण है कि जो मास्टर प्लान पूर्व में बनाया गया था उसको रोका गया और नए प्लान की तैयारी की गई। अभी यही कोशिश की जा रही है कि भोपाल किस तरफ ज़्यादा भोपाल की जनसंख्या बढ़ेगी, आने वाले 20 सालों की बात करें या 30 सालों की बात करें तो कितनी जनसंख्या हो सकती है, उसके हिसाब से ही मास्टर प्लान बनाया जाएगा। चाहे वो जल को लेकर लाइन बिछाने की बात हो, नालों को लेकर या फिर अन्य विकास कार्यों को लेकर। यही कारण है कि गहनता से विचार किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है और यही कारण है कि देरी हो रही है। लेकिन जरूरी है कि जल्द से जल्द मास्टर प्लान बनाया जाए। उसमें बड़े जनप्रतिनिधियों को दखल देने की जरूरत है। नगरीय एवं आवास विभाग जो है उसको दखल देने की जरूरत है कि जल्द से जल्द मास्टर प्लान राजधानी का बनाया जाए जिससे यहाँ पर विकास कार्य जो है वो तेजी से बढ़ सकें। जया, बिल्कुल, और जरूरी है कि जो अव्यवस्थाएं हम इस वक्त देख रहे हैं इसका खामियाजा हम ही भुगत रहे हैं, तो उन व्यवस्थाओं में सुधार करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आकर्ष आपका जोड़ने के लिए। इसके साथ ही सुरेश कुलश्रेष्ठ जी, आपका भी बहुत धन्यवाद सर बंसल न्यूज में आने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो देखिए, इस वक्त जो स्थितियां निर्मित हुई है इसे डेफिनेटली एक्ट ऑफ गॉड तो नहीं कहा जाएगा, ये हमारी ही लापरवाही का नतीजा है जो इस वक्त हम भुगत रहे हैं। लेकिन लापरवाह केवल जिम्मेदार या प्रशासन नहीं है, लापरवाही हमारी भी है। अवैध जो अतिक्रमण बसाए हुए हैं, अवैध जो कब्जे किए हुए हैं, नालों पर बसाहट की गई है, इसके साथ ही कचरा हर कहीं फेंक देना, ये तमाम ऐसी गलतियां हैं, चूक है जो आज हमें भारी पड़ रही हैं, जिसका खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि अभी से हम संभल जाएं, सतर्क हो जाए, ताकि आने वाले समय में जो शहर डूब रहे हैं वो और भी ज्यादा स्थितियां बद से बदतर ना हो। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।